क्या सिगरेट को दूसरी तरफ नहीं फेंक सकते? जहन्नुम में गई खालिन और नाखुशगवार लहजे में बोला, मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं। औरत ना बनो, बेगम साहबा ने तंजिया लहजे में कहा। अभी कितनी देर की बात है कि तुम मेरी मुखालिफत के बावजूद भी ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे। अपनी हालत को संभालो। तुम्हें तो हम लोगों को दिलासा देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद को संभालूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे कर्नल तिवारी के अल्फाज याद आ रहे हैं जिसने कहा था कि बचने की उम्मीद नहीं। आखिर अहमक लड़का किस मैदान उम्मीद पर ऑपरेशन कर रहा है। मेरा मतलब यह है कि वह ख़तरे को जल्द से जल्द करीब लाने की कोशिश कर रहा है। नहीं कंवर साहब, डॉक्टर तौसीफ ने बीमार के कमरे से निकलते हुए कहा, मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द नवाब साहब को ख़तरा से दूर करेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सलीम इसकी तरफ घूम कर बोला, क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? नहीं, अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा वहाँ कोई काम भी नहीं है। मैं इसलिए यहाँ चला आया कि मैं यहाँ ज़्यादा कारआमद साबित हो सकूँगा। डॉक्टर तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। मम्मी तो काफ़ी ज़ब्त व तहम्मुल वाली हैं, लेकिन शायद मुझे और सलीम को जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आएगी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप इस नौजवान डॉक्टर की कामयाबी पर इस कदर यकीन रखते हैं। वो किस कदर संजीदा और मुतमईन है, और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत भी। सलीम ने किसी कदर तलखी से कहा, तुम क्या बक रहे हो सलीम? बेगम साहबा तेज़ी से बोली और नजमा ने शर्मा कर सर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पुप्पू साहबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सलीम ये कहकर टहलता हुआ बरामदे के दूसरे किनारे तक चला गया। कंवर साहब, मेरे ख्याल से बिजली का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक होगा। शायद डायनामो की देखभाल आप ही करते हैं, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। जी हाँ। क्यों? डायनामो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इसके पूछने का मतलब? सलीम ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा। मतलब साफ है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। अगर खुदा ना खास्ता डायनामो फेल हो गया तो अंधेरे में ऑपरेशन किस तरह होगा? एक बड़े ऑपरेशन के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर तो डायनामो फेल होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर फेल ही हो गया तो मैं क्या कर सकूँगा? उफ, ये ख़तरनाक ख्याल है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो डॉक्टर शौकत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ओ नहीं नहीं, मेरे खुदा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कंवर सलीम के चेहरे पर अजनबी की बेचैनी के आसार पैदा हो गए। इतने में एक नौकर दाखिल हुआ। क्यों, क्या है? सलीम ने इससे पूछा। प्रोफेसर साहब नीचे खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, नौकर ने कहा। प्रोफेसर, मुझे इस वक्त? सलीम ने हैरत से कहा। जाओ भाई, नीचे जाओ, बेगम साहबा बेजारी से बोली। कहीं वो पागल यहाँ ना चला आए। मुझे हैरत है कि वो इस वक्त यहाँ किस लिए आया है। सलीम ने नौकर से कहा, क्या तुमने इसे ऑपरेशन के मुतालिक नहीं बताया? हुजूर, मैंने इन्हें हर तरह समझाया, लेकिन वो सुनते ही नहीं। खैर चलो देखो क्या बकता है, सलीम ने कहा। इस पागल से तो मैं तंग आ गया हूँ। सलीम नीचे आया। प्रोफेसर बाहर खड़ा था। इसने सर्दी से बचने के लिए सर पर मफलर लपेट रखा था और चेस्टर का कॉलर इसके कानों के ऊपर तक चढ़ा था। इन सब बातों के बावजूद सर्दी की वजह से सुखड़ा जा रहा था। क्यों प्रोफेसर, क्या बात है? सलीम ने इसके करीब पहुंचकर पूछा। एक गैर मामूली चमकदार सितारा जुनूब की तरफ निकला है, प्रोफेसर ने इश्तियाक आमिद लहजे में कहा। अगर तुम अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जहन्नुम में गई मालूमात, सलीम ने झंझला कर कहा। क्या इतनी सी बात के लिए दौड़े आए हो? बात कुछ दूसरी है। मैं तुम्हें बहुत ताजुब खेज चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ ने तुमने कभी ना देखी होगी। इसने सलीम का बाजू पकड़कर इसे पुरानी कोठी की तरफ ले जाते हुए कहा। सलीम चलने लगा, लेकिन इसने लोहे की मोटी सलाख को ना देखा जो प्रोफेसर अपनी आस्तीन में छुपाए हुए था। खट! थोड़ी दूर चलने के बाद प्रोफेसर ने वो सलाख सलीम के सर पर दे मारी। सलीम बगैर आवाज़ निकाले चकरा कर थम से ज़मीन पर आ रहा। प्रोफेसर हैरत अंगेज़ फुर्ती के साथ झुका और बेहोश सलीम को उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई हल्के फुल्के बच्चे को उठा लेता है। वो तेज़ी से पुरानी कोठी की तरफ जा रहा था। ये सब इतनी जल्दी और खामोशी से हुआ कि वो नौकर जो हाल में सलीम का इंतज़ार कर रहा था, वो यही सोचता रह गया कि अब सलीम प्रोफेसर को इसकी कोठी में दाखिल कर वापस आ रहा होगा। पुरानी कोठी में पहुंचकर प्रोफेसर ने बेहोश सलीम को एक कुर्सी पर डाल दिया और झुककर सर
सर के हिस्से को देखने लगा जो चोट लगने की वजह से फूल गया था। इसने पुरइत्मीनान अंदाज में इस तरह सर हिलाया जैसे यकीन हो गया हो कि वो अभी काफ़ी देर तक बेहोश रहेगा। फिर इस हैरत अंगेज़ बूढ़े ने सलीम को पीठ पर लाद कर मीनार पर चढ़ना शुरू किया। बालाई कमरे में अंधेरा था। इसने टटोल कर सलीम को एक सोफे पर डाला और मोमबत्ती जलाकर ताक पर रख दी। हल्की रोशनी में चेस्टर के कॉलर के साए की वजह से इसका चेहरा ज़्यादा खौफनाक मालूम होने लगा। इसने सलीम को सोफे से बांध दिया। फिर वो दूरबीन के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया और दूरबीन के ज़रिए नवाब साहब के कमरे का जायज़ा लेने लगा। नवाब साहब के कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी। डॉक्टर और नर्सों ने अपने चेहरों पर सफ़ेद नकाब लगाए हुए थे। डॉक्टर शौकत खोलते हुए पानी से रबड़ के दस्ताने को निकाल कर पहन रहा था। वो सब ऑपरेशन की मेज़ के गर्द खड़े हुए थे। ऑपरेशन शुरू होने वाला था। बहुत खूब, प्रोफेसर बड़बड़ाया। मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, लेकिन आखिरी सर्दी की बावजूद भी उन्होंने खिड़कियां क्यों नहीं बंद की? नवाब साहब की कोठी के गिरदो पेश अजीब तरह की पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। छोटे से लेकर बड़े तक को अच्छी तरह मालूम था कि बीमार के कमरे में क्या हो रहा है। बेगम साहबा का सख्त हुक्म था कि किसी किस्म का शोर न होने पाए। लोग इतनी खामोशी से चल फिर रहे थे जैसे ख्वाब में चल रहे हैं। कोठी में नौकरानियाँ पंजों के बल चल रही थी। घर के सारे कुत्ते बाग के आखिरी किनारे पर खाली भी झोंपड़ी में बंद कर दिए गए थे ताकि वो कोठी के करीब शोर न मचा सके। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ अपने गर्दोपेश से बेखबर बीमार के कमरे का मंजर देख रहा था। वो इतना महू था कि इसने सलीम के जिस्म की हरकत को भी ना महसूस किया। सलीम आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। एक अजीब किस्म की सनसनाहट इसके जिस्म में फैली हुई थी। इसने अपने बाजुओं पर प्रोफेसर आखिर ये क्या हरकत है? इसने भराई हुई नई आवाज़ में खैखा लगा कर कहा। आखिर इस मजाक की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, तुम जाग गए? प्रोफेसर ने सर उठाकर कहा। कोई घबराने की बात नहीं। तुम इस वक्त इतने ही बेबस हो जितने के मेरे दूसरे शिकार। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैं गिलहरियों, खरगोशों और मेंढकों के साथ ही साथ आदमियों का भी शिकार करने लगा हूँ। क्यों, है ना दिलचस्प खबर? पहले तो सलीम ना समझ सका, लेकिन दूसरे लय में इसे महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया हो। वो लरस गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बूढ़े ने अपने दूसरे शिकारों का हवाला क्यों दिया। तो क्या वो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए जानवरों के बजाय आदमियों का शिकार करने लगा? अरे! सलीम ने शदीद घबराहट के बावजूद भी लापरवाही का अंदाज़ पैदा करके खैखा लगाने की कोशिश की। बहुत अच्छे प्रोफेसर, लेकिन मजाक का वक्त और मौका होता है। चलो शाबाश जी, रस्सियाँ खोल दो, मैं वादा करता हूँ। सबर मेरे अच्छे लड़के, इसने इसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा। अब मेरी बारी आई। हा हा हा। तुम्हारी बारी? क्या मतलब? सलीम ने चौंक कर कहा। क्या तुम नहीं जानते प्रोफेसर? प्रोफेसर ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। कहो। मैं कुछ नहीं समझ सका, सलीम ने बेपरवाही से कहा। मेरा मकसद ये था कि नौजवान डॉक्टर अपने मकसद में कामयाब हो जाए, प्रोफेसर ने पुरसुकून लहजे में कहा। और इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोबारा आज़ाद कर दिए गए तो ऐसा ना हो सकेगा, क्योंकि मुझे खौफ है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि वो सुकून व इत्मीनान के साथ नवाब साहब की जान बचा सके, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मेरे भोले सलीम, क्या समझे? मैं चालाक नहीं? बहुत चालाक हो। क्या कहिए? सलीम ने हंसकर कहा। तुम यहाँ बिल्कुल बेबस हो। यहाँ मैं तुम्हारी खबरगिरी भी करूँगा और बीमार के कमरे का मंजर भी देखूँगा। प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे में आँख लगाते हुए कहा। ना तो मैं अहमक हूँ और ना मेरी दूरबीन। महज मजाक है, क्या समझे? अचानक सलीम में एक हैरतअंगेज़ तब्दीली पैदा हो गई। इसकी भुएं तन गई। कुछ देर कबल जो होंठ मुस्कुरा रहे थे भींच कर रह गए।
आंखों की शरारत आमिज़ शौक़ी एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चमक में तब्दील हो गई। वो अब तक हंसमुख और खलंडर नौजवान रहा था। ऐसा मालूम हुआ जैसे इसके चेहरे पर एक गहरी नकाब हट गई हो। वो एक खूंखार भेड़िए की तरह हाँफ रहा था। इन रस्सियों को खोल दो सुअर के बच्चे, वो चीख कर बोला, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। धीरज धीरज मेरे प्यारे बच्चे, प्रोफेसर ने मुड़कर पुरसुकून लहजे में कहा। कल तक मैं यकीनन तुमसे खाइफ था, मुझे इसका इतराफ़ है, लेकिन तुम इस वक्त मेरी गिरफ्त में हो। कातिल, साजिशी, तुम बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हो। ऐसी सूरत में तुम्हारी निगरानी की ज़रूरत है। तुम दीवाने हो, ख़तई दीवाने, सलीम ने तेज़ी से कहा। शायद ऐसा ही हो, प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा, लेकिन मैं इतना दीवाना भी नहीं कि तुम्हारी साजिशों को ना समझ सकूं। तुम अब तक मुझे एक बेजान मगर कारामद औजार की तरह इस्तेमाल करते आए हो, लेकिन आज की रात मेरी क्या समझे? सलीम के जिस्म से पसीना फूट पड़ा। गुस्से की जगह खौफ ने ले ली। वो अब तक प्रोफेसर को पागल समझता था कि वो जिधर इसे ले जाना चाहता वो बगैर समझे बुझे चला जाता, लेकिन फिर भी वो हमेशा मोहतात रहा। इसने आज तक अपनी असली सरगर्मियों की भनक भी प्रोफेसर के कान में न पड़ने दी थी। फिर इसे इसकी सरगर्मियों का इल्म क्यों कर हुआ? वो खौफज़दा ज़रूर था, लेकिन नाउम्मीद नहीं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू का इल्म प्रोफेसर के अलावा किसी और को ना था। प्रोफेसर जो पागल था। तुम क़त्ल की बात करते हो, सलीम ने सुकून के साथ कहा। खुदा की कसम, अगर तुमने ये रस्सी फ़ौरन ही ना खोल दी तो मैं अपनी इस धमकी को पूरा कर दिखाऊंगा जो अक्सर तुम्हें देखता रहा हूँ। मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगा तुम कातिल हो, अपने असिस्टेंट के कातिल। मैं, प्रोफेसर ने शरारत आमिज़ लहजे में कहा, यह मैं आज एक नई और दिलचस्प खबर सुन रहा हूँ। मैंने कत्ल कब किया था? सलीम ने कहा। इतनी जल्दी भूल गए? क्या तुमने अपने असिस्टेंट नईम को अपने बनाए हुए गुब्बारे में बिठाकर नहीं उड़ाया था, जिसका आज तक पता नहीं चल सका? प्रोफेसर खामोश हो गया। इसके चेहरे पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। ओह, और हाँ, इसी हादसे के बाद से मेरा दिमाग ख़राब हो गया और तुम्हें इस वाक़े का इल्म हो गया था, लिहाजा तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझसे नाजायज़ कामों में मदद लेते रहे, मुझसे रुपया ऐंठते रहे, लेकिन बरखुरदार शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं कि मैं हाल ही में एक सरकारी जासूस से मिल चुका हूँ। तुम खौफज़दा क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारे मुतालिक इससे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि नहीं, मेरे गुब्बारे के टूटने से मरा नहीं, बल्कि वो इस वक्त भी मद्रास के किसी घटिया से शराब खाने में नशे से चूर औंधे पड़ा होगा। और मुझे इसका भी इल्म है कि इसने जो खतूत मुझे लिखे थे तुमने रास्ते ही से गायब कर दिए। बहुत अरसा हुआ तुम इसके ज़िंदा होने का सबूत मिल गया था, लेकिन तुम मुझे पागल समझकर रुपये ऐंठने के लिए अंधेरे ही में रखना चाहते थे। कहो मियाँ सलीम, कैसी रही? क्या अब भी तुम्हें वो बातें भी बतला दूँ जो मैं तुम्हारे मुतालिक भी जानता हूँ? कंवर सलीम सहम कर रह गया था। इसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे प्रोफेसर का पागलपन किसी नए मोड़ पर पहुंच गया है। जैसे वो अब तक एक बेज़र कछुआ समझ रहा था, वो आज फन उठाए इस पर झपटने की कोशिश कर रहा है। खैर प्रोफेसर, छोड़ो इन हमाकत की बातों को, सलीम ने कोशिश करके हंसते हुए कहा। मेरी रस्सियाँ खोल दो, आदमी बनो, तुम मेरी अजीज़ तरीन दोस्त हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इससे भी बड़ी दूरबीन खरीद दूँगा, इतनी बड़ी कि सचमुच एक शीशे का गुम्बद मालूम होगी। ठहरो सलीम, ठहरो, प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे पर झुककर कहा। मैं ज़रा बीमार के कमरे में देख लूँ। हो तो अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। ऐसे ख़तरनाक ऑपरेशनों में काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि नौजवान डॉक्टर नवाब साहब की जान बचाने के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन सलीम, ये तो बड़ी बुरी बात है। अगर नवाब साहब 10-20 बरस और ज़िंदा रहे तो क्या होगा? तुम्हारी विरासत तुम तक जल्द ना पहुंच सकेगी। इससे क्या होता है? सलीम ने कहा। बहरहाल उनका वारिस हूँ, और फिर मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्या मैं कम दौलतमंद हूँ? खैर, तुम्हारी दौलत का हाल तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो एक
बेबस बूढ़े से रुपये ईंटते रहते हो। सुनो बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी तंगदस्ती और नवाब साहब की मौत के ख्वाह है, इसलिए मैंने तुम्हें इस वक्त तकलीफ़ दी है। मैं उम्मीद है कि तुम सादतमंद बच्चे की तरह इसका ख्याल ना करोगे। क्या तुम आज डॉक्टर तौसीफ़ को इसी लिए शहर नहीं भेज दिया कि नौजवान डॉक्टर सचमुच पैदल आने पर मजबूर हो जाए? क्या फजूल बकवास है, सलीम ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। और पर तुम एक रस्सी लेकर दरख्त पर चढ़ गए, प्रोफेसर बोलता रहा। क्या तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर शौकत बच कैसे गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुम मुझे अंधेरे के चमगादड़ समझते हो और तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त है। अंधेरा मुझ पर सूरज की तरह रोशन रहता है। मैं इससे भी ज़्यादा जानता हूँ। क्या समझे नहीं? क्या नहीं जानता? तुम कुछ नहीं जानते, सलीम ने मुर्दा आवाज़ में कहा। यह महज तुम्हारा ख्यास है। तुम इसे ख्यास कह रहे हो, लेकिन यह 100% सच है। देखो सलीम, हम दोनों एक दूसरे के अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ये नहीं जानता कि डॉक्टर शौकत को कत्ल कर देने की वजह और इसका ताल्लुक़ ऑपरेशन से नहीं है? क्या? सलीम बेख्तियार चौंक कर चीखा। ठीक है, प्रोफेसर ने सर हिलाया। तुम्हारी चीख की इकबाल जुर्म है। क्या तुमने इस खंजरबाज नेपाली को रुपये देकर इस कत्ल पर आमेदा नहीं किया था? इस अहमक ने धोखे में एक बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया। ये झूठ है, सलीम बेसब्री से बोला। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? महज ख्यास है, बिल्कुल ख्यास। मुझे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? क्योंकि दुनिया में तुम एक बड़े चालाक हो। मुझे ये भी मालूम है कि इस दिन तुमने एक रिपोर्टर पर गोली चलाई थी और वो राइफ़ल मेरे हाथ में थी, देकर खुद भाग गए थे। मैं इसलिए कि मुझे पागल तस्वर करते हुए इस वाक़े को मैं इत्तेफाक़िया समझा जाए। और कहो तो मैं भी बता दूंगा कि तुम इस रिपोर्टर को क्यों मारना चाहते हो। तुम इसे पहचान गए थे। तुम्हें यकीन हो गया था कि इसे तुम्हारी हरकतों का इल्म हो गया है। इस वक्त तो वो बच गया था, लेकिन आखिरकार इसे तुम्हारी ही गोलियों से हलाक होना पड़ा। क्यों है ना सच? ना जाने तुम किसकी बातें कर रहे हो, सलीम ने संभाला लेकर कहा। इंस्पेक्टर फरीदी की। प्रोफेसर ने इसकी आंखों में देखते हुए रुक कर कहा, इंस्पेक्टर फरीदी। सलीम के हाथ पैर ढीले पड़ गए। वो एकलक सुस्त पड़ गया। तुम्हारी धमकियां मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अब तुम्हारे गाल पर इस तरह चांटा मार सकता हूँ। प्रोफेसर ने उठकर इसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, क्यों ना भाई, क्यों ना मैं इन सब बातों की इत्तला नजमा और इसके माँ को दे दूँ। पुलिस को तो मैं इसी वक्त मुत्तला कर दूँगा, लेकिन तुम ये सोचते होगे कि पुलिस मेरी बातों का एतबार ना करेगी क्योंकि मैं पागल हूँ। नहीं प्रोफेसर, तुम जीत गए। तुम मुझसे ज़्यादा चालाक हो। सलीम ने आखिरी पांसा फेंका। इस रस्सी को काट दो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी शानदार ऑब्जर्वेटरी बना दूंगा। तुम्हारा जहन किसी वक्त भी चालबाजियों से बाज नहीं आता। अच्छा, मैं तुमसे सलाह कर लूँगा, इस शर्त पर तक कि तुम इस मीनार में किसी राज को राज ना रखोगे। इसके बाद यकीन रखो कि तुम्हारा सब राज मरते दम तक मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं इसीलिए तुमसे ये उगलवा रहा हूँ कि तुमने मुझे बहुत दिनों तक ब्लैकमेल किया है। अच्छा, पहले ये बताओ कि वाकई तुमने इस नेपाली डॉक्टर शौकत को कत्ल कराने की साजिश की थी? मेरे ख्याल से तुम भी इतना ही जानते हो। यकीनन मैंने इसके रुपया दिया था, फिर तुम्ही ने इसे कत्ल भी कर दिया, इसलिए कि कहीं वो नाम ना बता दें। हाँ, लेकिन ठहरो, फरीदी पर कत्ल की नीयत से तुमने ही गोलियां चलाई थी। हाँ, लेकिन तुम तो इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे तुमने डॉक्टर शौकत के गले में रस्सी का फंदा भी डाला था। प्रोफेसर ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चला है, सलीम ने कहा। हाँ, मैंने फंदा तो डाला था, लेकिन फिर इसने कहा, तुमने अभी कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। रस्सी को काट दिए। मैं तुमसे खतरे खौफज़दा नहीं, इसलिए
کہ اب دونوں دوست ہیں. تمہاری ہوئی قلعے بہت زیادہ مضبوط معلوم نہیں ہوتے. تمہارے ہوائی قلعے بہت زیادہ مضبوط معلوم نہیں ہوتے، پروفیسر نے کہا. لیکن اس بار کی آواز بدلی ہوئی تھی. سلیم چوک پڑا، سکڑایا. پروفیسر تن کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے سر پر بندھا ہوا مفلر کھول دیا، چیسٹر کے کالر نیچے گرا دی اور موم بتی طاق پر رکھ کر اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، لو بیٹا دیکھ لو، میں تمہارا باپ انسپکٹر فریدی. ارے! سلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا. لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا. اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا. اور اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ سلیم نے گرج کر کہا. شور نہیں، فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. تم سے زیادہ مجھے کون پہچان سکتا ہے؟ جبکہ تم میرے جنازے میں بھی شرکت تھے. اس کی تو میں تعریف کروں گا کہ سلیم تم اتنے بہت محتاط ہو. اگر میں اپنے مکان سے ایک عدد جنازہ نکلوانے کا انتظام نہ کرتا تو تمہیں میری موت کا ہرگز یقین نہ ہوتا. اخباروں میں میری موت کی خبر سن کر شاید تم رات ہی کو شہر آ گئے تھے. میرے لیے ہسپتال سے ایک مردہ حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور شاید تم نے دوسرے دن قبرستان تک میری لاش کا پیچھا کیا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم ایک اچھے سازشی ضرور ہو، لیکن اچھے جاسوس نہیں. تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ 5 گولیاں کھانے کے بعد باہوش و حواس 15 میل کی مسافت طے کرنا ایک ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. اس رات تم نے سرجنٹ حمید کے گھر کے بھی چکر کاٹے تھے، لیکن شاید اس وقت تم وہاں موجود نہ تھی جب وہ نیپالی کے بھیس میں راج روپ نگر کے لیے آیا تھا کہ ڈاکٹر توصیف کو اس کی اطلاع دیں. پولیس کو روک دے کہ میں اس سے مل چکا ہوں اور راج روپ نگر سے واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا. ایک بار رپورٹر کے بھیس میں مل کر سخت غلطی کی تھی. میں نے ایک بار رپورٹر کے بھیس میں مل کر سخت غلطی کی تھی، اس لیے کہ تم مجھے پہچانتے تھے. اور کیوں نہ پہچانتے؟ جب تک کہ میرا کوئی بار پیچھا نہ کیوں نہ پہچانتے جب کہ میرا کوئی بار پیچھا کر سکے. اس رات بھی تم نے میرا پیچھا کیا تھا جب میں نیپالی کے قتل کے بعد گھر واپس آ رہا تھا. پھر تم نے کبڑے کے بھیس میں سرجنٹ حمید کو غلط راہ پر لگانے کی کوشش کی. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں شبہ ہو گیا تھا کہ میں تمہیں مشتبہ سمجھتا ہوں، لہٰذا واپسی میں تم نے مجھ پر گولی چلائی اور رائفل پروفیسر کے ہاتھ میں دے کر فرار ہو گئے. پروفیسر سے گفتگو کرتے وقت میں نے بھی اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ گولی چلانا تو درکنار وہ اس رائفل کے استعمال تک ناواقف تھے. تم نے مجھے قصبے کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا. اس موقع کو غنیمت جان کر تم وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں جا چھپے اور اسی تانگے پر گئے تھے جو سڑک پر کھڑا تھا. تم نے خود ہی مدد کے لیے چیخ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. پھر تم نے گولیاں چلانا شروع کر دی. اس وقت میرے ذہن میں یہ نئی تدبیر آئی جس کے نتیجے میں آج تم چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح بے بس نظر آ رہے ہو. انسپکٹر فریدی اتنا کہہ کر سگریٹ سلگانے کے لیے رک گیا. نہ جانے تم کون ہو اور کیا بک رہے ہو، سلیم نے جھنجھلا کر کہا. خیریت اسی میں ہے کہ مجھے کھول دو ورنہ اچھا نہ ہوگا. ابھی تک تو اچھا ہی ہو رہا ہے، فریدی نے شانے ہلا کر کہا اور جھک کر دوربین میں دیکھنے لگا. قاتل فرار؟ تو تم نہیں کھولو گے مجھے؟ دیکھو میں کہہ دیتا ہوں، بس زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں. مجھے ڈاکٹر شوکت کا کارنامہ دیکھنے دو. دیکھو مسٹر، سلیم تیزی سے بولا، اول تو مجھے یقین نہیں کہ تم سرکاری جاسوس ہو، اور اگر ہو بھی تو مجھے اس سے کیا سروکار؟ آخر تم نے مجھے کس قانون کے تحت یہاں باندھ رکھا ہے؟
اس لیے کہ تم ایک اقبالی مجرم ہو۔ ابھی ابھی تم نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے۔ کیا یہ تمہارے باندھے رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا احمقوں کی ایسی باتیں کرتے ہو؟ سلیم نے خیکہ لگا کر کہا، کیا تم اسے سچ سمجھتے ہو؟ جھوٹ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، فریدی نے دوربین پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہوش کے ناخن لو مسٹر سراغ رساں، سلیم بولا۔ کچھ دیر قبل میں ایک پاگل آدمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اگر میں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا برتاؤ کرتا۔ میں اس کے ظالمانہ رجحانات سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور چارہ کیا تھا وہ میرے بھولے سراغ رساں۔ فریدی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سلیم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مجھے فوراً کھول دو، انسانی سے غلطی ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے افسروں سے تمہاری شکایت نہ کروں گا۔ فریدی اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا اور سلیم کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، فریدی سنبھل کر بولا، لیکن آج تم نے ڈاکٹر شوکت کو قتل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ خود میں نے دیکھی ہے۔ ڈاکٹر شوکت کی کار میں نے بگاڑی تھی۔ میں یہ پہلے جانتا تھا کہ اس وقت کوٹھی میں کوئی کار موجود نہیں تھی۔ میں دراصل اسے پیدل لے جانا چاہتا تھا، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حقیقتاً سازشی کون ہے۔ کیا تم کار کا بہانہ کر کے وہاں سے نہیں ٹل گئے تھے؟ کیا تم نے پروفیسر کو زہریلی سوئی دے کر اسے شوکت سے ہاتھ ملانے کے بہانے چوبو دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا؟ جب تم نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا تھا تب بھی میں تم سے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر موجود تھا اور میں نے ہی شوکت کو بچایا تھا۔ نہ جانے تم کون سی داستان امیر حمزہ بیان کر رہے ہو، سلیم نے اکتا کر کہا۔ عقل مند آدمی ذرا سوچو تو، آخر میں ڈاکٹر شوکت کی جان کیوں لینا چاہوں گا جبکہ وہ میرے لیے قطعی اجنبی ہے؟ تم کہو گے کہ میں نے ایسا محض اس لیے کیا کہ چچا جان جاں بن نہ ہو سکے، لیکن ایسا سوچنا حماقت ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیتا اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ کیا کہا؟ شوکت تمہارے لیے اجنبی ہے؟ فریدی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اس کے لیے اجنبی ہو سکتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نہیں۔ کیا بتاؤں کہ تم اس کی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ فریدی کے الفاظ کا اثر حیرت انگیز تھا۔ سلیم پھر سست پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوف اور دلیری باہمی کشمکش میں مبتلا تھے۔ آخرکار اس نے خوف پر قابو پا لیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے فریدی سے کہا۔ تم کو قانون کے حوالے کرنا۔ لیکن کس قانون کی رو سے؟ تم نے ابھی اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا چلو یہی صحیح، وہ فریدی کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اقبال جرم کیا ہے؟ عدالت میں تم سے کسے گواہ کی حیثیت سے پیش کرو گے جبکہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے؟ دیکھو مسٹر فریدی، مجھے جھانسا دینا آسان کام نہیں۔ تم اس طرح عدالت میں میرے خلاف مقدمہ چلا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تب تو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، فریدی نے ہاتھ ملتے ہوئے بے بسی سے کہا کہ میں سارجنٹ حمید کو بھی یہاں لایا ہوتا۔ سلیم نے زوردار خیکہ لگایا اور بولا، ابھی کچے ہو مسٹر جاسوس۔ اف میرے خدایا، فریدی نے بوکھلا کر کہنا شروع کیا، لیکن تم نے ابھی میرے سامنے اقبال جرم کیا ہے، تم قاتل ہو۔ یہیں روک رہا ہوں لیکن تم نے ابھی میرے سامنے اقبال جرم کیا ہے، تم قاتل ہو۔ ہکلاؤ نہیں پیارے، سلیم بے ساختہ بولا، میں ایک بار پھر اقبال جرم کر رہا ہوں، یہاں پر روک رہا ہوں، آگے سماعت فرمائیے۔ یہ پارٹ نمبر 5 دلیر مجرم، یہاں پر روک رہا ہوں، اس کا دلچسپ اور آخری حصہ نیکسٹ سماعت فرمائیے۔